हाँ, तो हमारा कंसेप्ट है, हेनरी लो सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना, सॉलिबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, उसका एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बताया था, ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड में एक गैसियस पार्टिकल है, अभी वाटर के कांटेक्ट में है नहीं, वाटर से दूर है, आपने ऊपर से क्या कर दिया, पिस्टन लगा के प्रेशर बढ़ा दिया, ये पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन जब नीचे आएगा तो पार्टिकल्स भी नीचे आएंगे, और पार्टिकल्स के नीचे आने से क्या होगा, ये इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, मीन्स प्रेशर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हाई एल्टीट्यूड्स की अगर बात करें, एनोक्सिया की बात कर रहा हूं मैं ना, एनोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड्स की बात करो, ये अर्थ है, और ये ऊपर चले जाओ, यहां पर हिल्स पे चले गए, पहाड़ पे चले गए, एवरेस्ट पे ही चढ़ जाओ, चलो एवरेस्ट पे हम ऊपर हैं, तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब सुनो मेरी बात, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप कह रहे हैं कि सर वहां प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, वहां कम होगी, तो क्या करना है, इसी को हम अपने ब्लड के अंदर पढ़ लेते हैं। ब्लड में क्या होता है, ये हमारी आर्टरी है, आर्टरी के अंदर क्या है भाई, आर्टरी में ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड, ये ब्लड है, और इस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन है डिजोल्व फॉर्म में। ब्लड का एक ही काम है, ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, यहां से वहां ले जाएगा, ठीक है, इतना सा काम है ब्लड का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है ये। अब क्या है, ये तभी ब्लड अच्छे से कैरी कर पाएगा जब ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व हो पाएगी प्रॉपर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप हिल्स पे जा रहे हैं, वहां प्रेशर कम है, प्रेशर कम हो गया तो ये जो ब्लड डिसॉल्व होने वाला था ऑक्सीजन के, इसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होने वाली थी, वो ऑक्सीजन अब प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, अब नहीं हो पा रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, तो प्रॉपर ऑर्गन्स को, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, उससे क्या होगा, टायर्डनेस, आदमी थक जाएगा, ठीक है, वीक फील करेगा, फील वीक, या फिर क्या हो जाएगा, अनेबल टू थिंक, सोच नहीं पाएगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची है, मतलब कितने एक्शन आपके इफेक्ट हो गए, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं गई, ब्रेन समझ ही नहीं पा रहा है क्या डिसीजन लेना है ना। दूसरा क्या हो गया, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, तो आप थक जाओगे, गिर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारे एक्शंस, इस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया। प्रेशर कम हो गया, सॉलिबिलिटी कम हो गई, प्रॉपर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पा रही है ब्लड में, जब ऑक्सीजन ही ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी तो पूरी सप्लाई कैसे होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो लिखना जरा, इसको मैं लिखवाता हूँ इन शॉर्ट, एनोक्सिया हेडिंग डाल के लिख देना। एट हाई एल्टीट्यूड, at high altitudes the pressure of oxygen is less, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, प्रेशर नहीं है वहां पे, एज अ रिजल्ट there is a low concentration of oxygen in the blood, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, क्योंकि प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने से ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई है ऑक्सीजन की। ठीक है, ठीक है, सो सो द सप्लाई of oxygen decreases into cells, consequently यार एज ए रिजल्ट कर लो, वापस आ जाएगा, एज ए रिजल्ट फील वीक, अनेबल टू थिंक,
think properly. A disease is called anoxia. नो मानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है भाई सेल्स को, इससे सारे इफेक्ट हो गए हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बस दो दो नंबर का आएगा कभी तो इतना सफिशिएंट है। दो बातों को अंडरलाइन कीजिएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड लो कंसंट्रेशन, सॉरी। बहुत आसान है भाई, प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। ये आप लिख लेना इसको, है ना, इस तरीके से एग्जाम में। चलो अब बैंड्स के बारे में भी लिख लेते हैं। बैंड्स, बैंड्स को मैं बता दूं एक बार, शायद आप भूल गए होंगे। बैंड्स में क्या होता है, देखो सी वाटर के अंदर जा रहे हैं हम, और यहाँ उल्टा सिस्टम है, पानी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर प्रेशर कम रहता है। अब प्रेशर बढ़ गया तो पता है क्या हुआ, हमारे पास जो सिलेंडर है उसमें O2 और N2 है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो गई, प्रेशर बढ़ा है ना भाई, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन को तो यूज कर लेंगी सेल्स, नो डाउट, क्योंकि उनकी तो टेंडेंसी है कि ऑक्सीजन आएगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन इस नाइट्रोजन का क्या करें, ये नाइट्रोजन भी ब्लड में ज्यादा घुल गई है, ठीक है, एक रेंज तक घुलती तो ठीक थी, वो बाहर आ जाती, लेकिन अब क्या हो गया है, ये प्रॉपर इसमें डिसॉल्व हो गई है, ऑक्सीजन को तो चुरा लिया सेल्स ने, लेकिन इसका क्या करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ब्लड में रहेगी तो वहां नुकसान पैदा करेगी, क्या नुकसान, बबल्स बना देगी, बबल्स, है ना, और उससे नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, इन बबल्स की वजह से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बैंड्स बोलते हैं। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए ये अच्छे से डिसॉल्व ना हो, इसलिए इसमें हीलियम मिक्स कर दो। चलो भाई इसको अब लिखना है, हम लोगों को लिखना है जरा, डीप सी डाइवर, डीप सी डाइवर जो गहरे पानी में जो डाइव लगाते हैं, कूदते हैं, डाइव करते हैं, उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर, ध्यान रखना, स्कूबा डाइवर, ठीक है भाई, तो लिखना स्कूबा डाइवर को लैंग्वेज थोड़ा अच्छा बनाते हैं, स्कूबा डाइवर has end-to-end O2 gas इन सिलेंडर, जो सिलेंडर वो पीछे टांग के चलते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू लिखेंगे, इन डीप सी द प्रेशर is increased, so solubility of N2 and O2 are also increased, ठीक है। O2 O2 is used up, O2 को तो काम में ले लिया गया है सेल्स ने, O2 is used up by cells, but N2 has greater solubility, काम में ही नहीं ले रहे हैं, soluble की soluble ही है अभी भी, solubility, N2 will remain dissolved
अभी N2 घुल गई है, मतलब ब्लड में ही घुली हुई है, ठीक है। एंड विल फॉर्म, क्या बनाते हैं, बबल्स, एंड विल फॉर्म बबल्स। और ये बबल्स क्या करते हैं, नर्वस को इफेक्ट करते हैं। बबल्स अफेक्ट nerve impulse एंड उत्पन्न करते हैं क्या, एंड गिव राइज अ डिजीज कॉल्ड बैंक्स। इस तरीके से इसको नोट कर लेना। ये थोड़ा लैंग्वेज बड़ी हो गई और जरूरी भी था, इसमें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का अलग अलग बात कर रहे हैं ना भाई, वहां तो सिर्फ हमें ऑक्सीजन के बारे में लिखना था, यहाँ नाइट्रोजन वाला पॉइंट भी आ गया, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट बहुत आसान है। एंड टू एंड O2 गैस इन सिलेंडर, उनके पास ऐसा होता है। डीप सी के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन को तो यूज कर लिया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी अभी भी ज्यादा है। तो नाइट्रोजन अभी प्रेजेंट है किसकी फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, और वो किसको इफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को या नर्व इंपल्स को, और एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं बैंक्स। ठीक है, ये तो हो गया इसका बीमारी। अब इसका इलाज कैसे करें, इसका इलाज है हमारे पास में, तो लिखना जरा कॉपी पे, टू अवॉइड बैंड्स, उसको हटा रहा हूं मैं ना, नोट कर लिया ना आपने, लिखना टू अवॉइड बैंड्स टू अवॉइड बैंड्स द सिलेंडर used by divers filled with used by divers filled with helium, और हीलियम का कितना, 11.7%। ज्यादा प्रॉपर आंसर ये ठीक है, परसेंटेज भी दे सकते हो, हीलियम, ठीक है। और 52% नाइट्रोजन और O2, O2 कितना है 32.1%। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर आप भी है ना बेवकूफ बना रहे हैं, आप सिर्फ ऑक्सीजन ही भरो ना सिलेंडर में, और गैसें क्यों भरते हो, नाइट्रोजन भरी क्यों है आपने, नाइट्रोजन को क्यों भरा है भाई, सिर्फ ऑक्सीजन भर दो। तो भाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर सिलेंडर में बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो हमारी सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वो वैसे मर जाएंगी बेचारी, ठीक है। हमारे नेचर में भी देखो सबसे ज्यादा क्या होती है आपको पता है, 78% नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन को ज्यादा लिया गया है, तो उसी का रेशियो यहाँ पे मेंटेन किया है, यहाँ भी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ताकि सेल्स को एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई हो। ज्यादा ऑक्सीजन दे दोगे आप सेल्स को तो भी उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीलियम, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, व्हाई हीलियम आर फिल्ड इन द सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स, तो आपको ये आंसर लिखना है टू अवॉइड बैंड्स, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए सिलेंडर में यूज करते हैं डाइवर्स, हीलियम, नाइट्रोजन और O2। चलो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। हेनरी लॉ बड़ा आसान सा लॉ है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो सिर्फ इतना याद रख लेना हेनरी लॉ होता क्या है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। हेनरी लॉ के अंदर क्या करना है पता है, सीधा सा लिखना है, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड, ये लाइन तो रट लो, हमने भी तो रटी हुई है, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस m इज इक्वल टू KHP, खत्म। अब एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन ने ही पैरेलली क्या कर दिया, एम को चेंज कर दिया और एक्स लिख दिया, बस खत्म हो गई बात। प्रेशर, प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बता दिया, एक्स के, तो P इज इक्वल टू KH(x), इस पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन आप लोगों के RBSC बोर्ड में ये नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। देखो इस चैप्टर में हमें कोई ज्यादा बातें करी नहीं है अभी तक हमने, है ना, बहुत नॉर्मल नॉर्मल बातें कर रहे हैं हम लोग,
इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या पढ़ा है अभी तक बता देता हूँ फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे मुझे बताने में। देखो क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है भाई ये। ओके, आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी, जो पॉइंट आपको याद रखना है वो मैं बता दूंगा आपको। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 कंपोनेंट्स थे, 2 कंपोनेंट कम से कम होने चाहिए। 2 कंपोनेंट कौन से, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये दोनों होने चाहिए। ये कम अमाउंट में होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ फैक्टर्स लिखे, W/W%। कुछ भी नहीं है W/W% में, मास बाई मास या वेट बाई वेट। ऊपर भी वेट लिख दो, किसका, सॉल्यूट ऊपर आता है तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आता है, वॉल्यूम, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन, खत्म। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है इनटू 100। अब देखो इसी से मैंने है ना पीपीएम को भी याद रखा हुआ है। पीपीएम आपने पढ़ा था ना, वो भी यही था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वो परसेंट की जगह क्या आता है, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 की पावर क्या लगाते थे वहां, 6, खत्म। तो 2 फॉर्मूले एक साथ याद हो सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जब परसेंटेज हो, और मिलियन तो इनटू 10 की पावर 6। चलो, फिर था W/V। क्या हो गया उसमें, ऊपर मास लेने के लिए बोल रहे हैं ग्राम में, और नीचे वॉल्यूम ले रहे हैं, बट ध्यान रखना मिलीग्राम में लेते हैं यहाँ पे, वो मिलीलीटर में लेते हैं, ठीक है। और मोलरिटी में हम किस में लेते हैं, इन लीटर। दोनों में यही डिफरेंस है। सर वहां तो मोल लेते हैं, हाँ मोल भी लेते हैं, बहुत सही बात है। फिर लेगा V/V%, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, खत्म। 3 फॉर्मूले ये खत्म हो गए, एक पीपीएम का खत्म हो गया 4। फिर मोलरिटी पढ़ी हमने, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, खत्म हो गया खेल। फिर हमने डिपेंडेंसी पढ़ी टेम्परेचर पे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप लोगों को अगर बहुत अच्छे स्कोर करना है लाइफ में, तो आप लोगों को चीजें रिलेटेड याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए सब, कि सर ने पहले ये पढ़ाया था, फिर रिलेशन बताया था वॉल्यूम टेम्परेचर में। वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, या उल्टा बोल दूं, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा दो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट मोलरिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए केमिस्ट्री में इसको हम प्रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात पढ़ी हमने, अगर मोलरिटी को M1 से M2 कर दो और वॉल्यूम को V1 से V2 कर दो, तो आप पता कर सकते हो नया मोलरिटी क्या होगा, नया वॉल्यूम क्या होगा। फिर हमने पढ़ा मोलरिटी इक्वेशन, इसी को बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन, सॉरी। फिर हमने पढ़ा मिक्सचर की मोलरिटी, ध्यान रखना ये सब आगे के लिए बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आपका काम यहीं पे हो जाएगा, 12th क्लास है ना, यहीं पे खत्म हो जाएगी आपकी बातें। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, खत्म। ये मिक्सचर की हो गई है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसकी एक छोटी बहन आई थी मोलरिटी, इसका ऊपर का मुंह सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे चेंज हो गया था, नीचे आया था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है भाई। टेम्परेचर पे कोई लेना देना नहीं है इसका, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, Na अपॉन Na प्लस Nb, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, Xb मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, सिंपल, खत्म। इन दोनों का सम कितना होता है, Xa प्लस Xb हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ कितना आसान है। आप घर में अगर दिन में 3 बार इसको पढ़ोगे ना, ये आपके टिप्स पे हो जाएगा बिल्कुल, बट वो 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी पढ़ाई है। सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ी ना इस टाइप से, क्या, सबसे पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, और सेकंड टाइम ने हमने क्या किया, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया। पढ़ा दिया ना मैंने, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट, नेचर। हाँ भाई विपिन, पढ़ा दिया ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नहीं सर पढ़ा दिया। पढ़ा दिया। बहुत सही, मेरे को लगा नहीं हो पाया। लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ा हमने, पोलर डिसॉल्व पोलर,
नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। अच्छा, कॉपी के टॉप पे एक स्पेस होता है ना, वहां पे लिखना CCl4 एंड CO2 इज नॉन पोलर। इसको स्टार बना के याद रख लेना भाई। ये लगते पोलर है हम लोगों को, लेकिन इनकी जियोमेट्री कुछ ऐसी है कि इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, जितना इधर शिफ्ट हुआ उतना इधर हुआ, म्यू 0 हो गया। आप तो डायरेक्ट याद रखो CCl4 और CO2 कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये पानी में डिजोल्व नहीं। चलो भाई, फिर हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बाद टेम्परेचर, और टेम्परेचर में दो बातें पढ़ी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो में हीट बाहर निकल गई तो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। एंडो में हीट बढ़ गई मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर हमने गैस को डिसॉल्व किया किसमें, लिक्विड में। इसमें भी नेचर पढ़ा, जो गैसें इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी वो फटाफट से डिसॉल्व होंगी। सेकंड पढ़ा टेम्परेचर, इसमें तो बड़ा आसान है, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको कैसे याद रखना है, ऐसे, ये लिक्विड है ये गैस है, नीचे हमने आग लगा दी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, भागेंगे यहाँ से दूर दूर। दूर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ये कौन से पार्टिकल हैं, गैसियस पार्टिकल। और गैसियस पार्टिकल की प्रॉपर्टी आपको पता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। चलो, और थर्ड फैक्टर हमने सॉल्युबिलिटी का क्या पढ़ा, प्रेशर, जिसको हेनरी ने एक्सप्लेन कर दिया। स्टेटमेंट याद रखना, लिमिटेशंस पूछी जा चुकी है एग्जाम में, और ये एप्लीकेशन पूछी जा चुकी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग लिखिएगा वेपर प्रेशर। रेगुलर पढ़ते जाओ भैया, बहुत अच्छे स्कोर कर लेंगे एग्जाम में, इवन कंपटीशन में भी, नॉट ओनली 12th। हम आगे तक का कवर कर रहे हैं, जितना बन पाता है उतना। सर यहाँ 12th का समझ में नहीं आ रहा, आपको आगे की पढ़ी है, नहीं सब आ रहा है मुझे पता है, ऐसा कुछ टिपिकल चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं। देखो भाई, हेडिंग वेपर प्रेशर, और पढ़ना ही पड़ेगा यार, बड़े हो गए आप लोग, अब नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी पढ़ लेते हैं। आगे हेडिंग लिखना वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में मैं VP बोलूंगा। अब ध्यान से समझना इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए भाई, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो राउट फ्लो समझ में आएगा। इस कंटेनर में क्या है भाई, ये सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट का नाम है बी मान ले, ए मान लो, कुछ भी मान लो यार, ए मान लेता हूं चलो। और इसमें एक ऐड कर दिया सॉल्यूट, चलो सॉल्यूट को रहने दो, अभी बाद में लेकर आएंगे इसे, है ना, पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसके नीचे टेम्परेचर रेज किया है, मतलब इसको मैं हीट कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था इस टाइप से, ऐसे फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं ना, इसको क्लोज कर दो भाई। ये बंद कर दिया इसको, है ना, वरना तो वेपर नहीं बनेगी ना, हम वेपर प्रेशर ही तो पढ़ रहे हैं। अब क्या किया, जरा गौर से समझना, इस सॉल्वेंट के अंदर जब टेम्परेचर को इसको बढ़ाया गया यानी गर्म किया गया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेपर बनने लगी भाई, गर्म होंगे तो वेपर ही बनेगा, और क्या बनेगा, ये वेपर बन गया। अब वेपर बन गया तो क्या हुआ, यहाँ ऊपर टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से ये पार्टिकल्स कंडेंस हो गए, वहां पर ठंडे हो गए। यहाँ तो आग लगी पड़ी थी, इसलिए ये क्या हो गया भाई, गर्म होके उड़ने लगे। लेकिन ऊपर थोड़ी आग लग रही है, ऊपर तो क्या है, ठंडक है। ठंडक है मतलब टेम्परेचर नीचे के कंपेरेटिवली क्या है, कम है, तो पार्टिकल्स को वापस से हीट मिल गई, यहाँ से कम हीट मिल गई सॉरी, और वो क्या हो गए, वापस से क्या बना दिए, लिक्विड। ये लो भाई, ये नीचे आ रहे हैं वापस, ये जा रहे हैं ये आ रहे हैं, मतलब यहाँ लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब ये क्या चीज है भाई, जरा गौर से समझना। देखो, जिस कांस्टेंट रेट से ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कितना जबरदस्त रेट है वहां पे, देखो आप सोचो, इसका एक कांस्टेंट रेट, जितना स्पीड इसका बनने में जा रहा है उतना ही वापस आ रहे हैं। इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, वाटर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब समझना, जिस स्पीड से लिक्विड वेपर बना रहा है उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उस समय, कब, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के समय, इस लिक्विड की सरफेस पे
सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आप लोग लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो उसकी वेपर बन रही है। वेपर जब बन गई तो उस वेपर से वापस क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। वेपर लिक्विड, ओके, लिक्विड वेपर, ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता, दोनों की रेट सेम हो गई, उसको इक्विलिब्रियम बोल दिया। अब उस कंडीशन में ये वेपर जो बन रही है, यहाँ कुछ वेपर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस इसकी सरफेस पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और उस प्रेशर को ही हमने क्या बोला है, वेपर प्रेशर। तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको हमने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर। लिखो भाई डेफिनेशन जरा। वेपर प्रेशर, आप तो पूरा लिख लेना। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, या फिर सॉल्यूशन का भी बोल सकते हो, बाद में सॉल्यूशन की बात करेंगे। अभी अभी हमें सिर्फ ये फैक्टर पढ़ रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid, when liquid vapor equilibrium are established, when liquid vapor equilibrium are established। सिंपल है। चलो, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, मुझे पता है, ठीक है, आपको भी पता है। आगे चलते हैं भाई। अगला हेडिंग लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार हेडिंग। राउल्स लो। सर आपने जो डायग्राम बनाया था वो नहीं बनाना क्या? हाँ बना लो ना, तो दोबारा बना देता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं, वरना तो वेपर बनने की तो हमें पता ही नहीं चलेगा, प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं होगा। ये हम गर्म कर रहे हैं इसको, है ना, आप इसको मत समझना, वो कौन सा आता है, सूतली बम मत समझ जाना इसको, ये गर्म है, बर्नर है ये, बर्नर, ठीक है, फ्लेम है, मतलब ये आग लग रही है यहाँ पे, फ्लेम। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब ए ले रहे हैं, इसको ए लेना है हमेशा सॉल्वेंट। और ये इससे वेपर बन रही है, और यहाँ वेपर आ गई है, और फिर वो वापस लिक्विड बन रही है। तो ये तो हो गया वेपर, और ये हो गया लिक्विड। देखो दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, लाइफ में कभी काम आ जाएंगे। एक होता है इवेपोरेशन, और एक होता है कंडेंसेशन।
इन दोनों की रेट जब इक्वल हो जाती है ना तब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। देखो इवापोरेट होना, आप समझ गए, लिक्विड क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है तो इवापोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, वो वेपर बना रहा है वो, ठीक है। लिक्विड से वेपर बनना ही इवापोरेशन है। फिर ये वेपर वापस क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उसको तो हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन, इवापोरेशन। और कंडेंसेशन का सीधा सा मतलब पता है क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो वेपर, उल्टा कर दो मतलब इसको, है ना, वेपर को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, लिक्विड में। तो दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, एक दूसरे के वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स हैं, उल्टे हैं जस्ट। और ध्यान रखना प्रेशर कहां एक्सर्ट होना चाहिए, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहां लिख रहा हूं मैं, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। चलो भाई ये कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट लिखें राउल्ट्स लॉ। RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। स्टार बना देना इसको। राउल्ट्स लॉ देखो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे भी, और बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। मैं पढ़ाता हूं फर्स्ट राउल्ट्स लॉ के अंदर, देखो क्या करना है, फर्स्ट केस पढ़ेंगे, अभी मैं सब समझा दूंगा, पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखना। व्हेन solute and solvent are volatile, when solute and solvent are volatile। अब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, आपको क्या करना है, वोलेटाइल का मतलब सीखना है, और क्या करना है, वोलेटाइल का मतलब सीधा सा होता है, देखो कुछ लिक्विड तो क्या होते हैं, इजीली वेपर बना देते हैं, दो बातें हैं। वोलेटाइल का मतलब हो गया वेपर फॉर्मेशन, पानी है, पानी को नीचे से गर्म करते हैं तो क्या करता है, वो वेपर बन जाती है, तो वो वोलेटाइल है, ठीक है, सॉल्वेंट वोलेटाइल हो गया। पेट्रोल देखा आपने, पेट्रोल, पेट्रोल को फील करना, कभी खुला छोड़ देना उसको, खुला छोड़ोगे तो पता है क्या होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो वो कैसा सॉल्वेंट है, वो हो गया वोलेटाइल। तो वोलेटाइल का मतलब वो चीज होती है जो टेम्परेचर मिलने पर किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब ले लो आप शुगर, चीनी ले लो, चीनी पानी के अंदर घोलो उसको और गर्म करो, पानी के अंदर शुगर जो होती है ना, ये पानी है, इसमें चीनी के पार्टिकल्स हैं, ओके। अब क्या किया आपने, नीचे से इसको गर्म किया, जब हीट किया तो क्या हुआ सर, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, पानी तो निकल गया बाहर, सारा पानी उड़ गया, सारा पानी वेपर बन गया, क्योंकि पानी तो कैसा है, वोलेटाइल है। लेकिन शुगर, शुगर क्या करती है, शुगर जल जाएगी, काली हो जाएगी, बिल्कुल बॉटम पे ऐसे ब्लैक ब्लैक सी जम जाएगी, लेकिन वेपर नहीं बनेगी। तो वेपर नहीं बन रही है मतलब वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। शुगर नॉन वोलेटाइल होती है, ग्लूकोज को ले लो, है ना, ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं मैक्सिमम, उसमें क्या होता है, उनके वेपर बनने की टेंडेंसी नहीं होती उसमें, है ना। और जो में वेपर बनने की टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, वोलेटाइल। तो हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, दो केस पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे, वोलेटाइल, है ना। जैसे पानी और क्या ले लो, नमक ले लो, ठीक है, तो नमक भी उड़ जाता है, पानी भी उड़ गया, है ना, इस तरीके से ले लो, या कोई और भी ले लो, तो क्या होगा, इससे दोनों ही क्या होंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे। सेकंड केस जो पढ़ेंगे बी, उसमें पता है क्या होगा, उसमें
एक वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल होगा, दोनों को स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टडिंग हम पढ़ रहे हैं व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल। चलो अब इंटरेस्टिंगली इसको पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है और क्लास में अभी याद करने की कोशिश करना, आप इसको याद हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि हेनरी लो भी आपने क्लास में याद किया था। तो देखो क्या हो रहा है, बड़ा आसान क्या है, आप क्या कर रहे हो, कंटेनर ले रहे हो, इस कंटेनर के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स है मतलब उनका अमाउंट है, मतलब मोल है, इसको हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ए लेते हैं, हमेशा सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ए ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट को मैं हमेशा ई मानूंगा, और इसमें बी और मिक्स कर लिया, सॉल्यूट बी, और इस सॉल्यूट को हम लोग इसके भी कुछ मोल फ्रैक्शन ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखो भाई क्या हो रहा है, एक तो मेरे पास में एक कंटेनर है जिसमें 1000 मोल फ्रैक्शन है, सपोज करो ए पार्टिकल्स 1000 है और बी भी 1000 है, ओके। और एक दूसरा कंटेनर लिया मैंने, उसमें 1 2 3 और 1 और 2, तो यहां पर देखो मोल फ्रैक्शन 3 ही है, या इसमें कितने हैं पार्टिकल्स 2 ही हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मैं गर्म करूंगा, इन दोनों को जब वेपर बनाऊंगा तो ज्यादा वेपर किस पे होगी, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, भाई सीधी सी बात है, इसमें अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी में वेपर बनेगी और वो उतना ही ज्यादा क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, उसी को तो वेपर प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पार्टिकल्स ही 3 है, उसमें ये एक तो मर गया बेचारा, इसकी तो कैपेसिटी ही नहीं है, 2 पार्टिकल ही है, 2 पार्टिकल क्या तो वेपर बनेगी और उनका क्या प्रेशर लगेगा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बहुत सही बात है, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, मोल्स होते हैं, पार्टिकल्स का अमाउंट होता है, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनता है, इसमें क्या अलग से बात बोल दी उसने, है ना, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ये तो बात हो गई, तो मैं प्रेशर यानी वेपर प्रेशर को पी लिख रहा हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाले की बात कर रहे हैं, सिम यहाँ पीए ले लेते हैं, चलो पीए मतलब ए वाला जो प्रेशर लगा रहा है वो, और ये क्या हो गया एक्स से के मतलब ए के मोल फ्रैक्शन, फिर ले रहे हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब पीए प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए, और एक्स है तो ऐसा का ऐसा आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब ये पी नॉट ए क्या है, ये पता है वेपर प्रेशर है, कब, जब प्योर स्टेट में रहता है, मतलब क्या कि देखो इसमें भी तो मिक्स है दोनों, मैं एक की बात कर रहा हूं अभी, एक की, उस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा ना वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, इन द प्योर स्टेट, ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट क्या है, ए ले रहे हैं क्या, तो ए ले लो, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक बात है। अभी मिक्स है दोनों, देखो भाई ये पीए और पीबी, पता है ये पी नॉट ए और पी ए सॉरी है ना, इन दोनों की अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो डिफरेंट बात होगी। पी नॉट ए कब है, जब आप लोग वेपर प्रेशर अकेले कैलकुलेट करें, प्योर स्टेट में कैलकुलेट करें, और पीए कब है, जब इसमें पी भी पड़ा हुआ है पहले से ही, दोनों मिक्स होंगे ना तब हम पीए पीबी की बात करेंगे, और अगर अकेले की बात करेंगे तो वहां पर प्योर स्टेट में, और उसके लिए हम यहाँ पे नोट लगा देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो डेफिनेशन कितनी आसानी से हम इसको बना लेते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट दोनों है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट है ए, उसका वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ दैट कंपोनेंट, ए के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ए एक्स से, ठीक है, इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, बस यही इसका लॉ है। दोबारा सुनना मैं क्या बोल देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट यानी ए, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट यानी बी, ठीक है। तो इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द, इक्वल का साइन आ गया, ठीक है, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट
व्हेन इट इज व्हेन इन द प्योर स्टेट, जब ये प्योर स्टेट में होगा ना उस समय से मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, राउट्स लॉ। चलो भाई इसको बाकी कल लिखेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसका स्टेटमेंट कल लिखा दूंगा और इसका डेरिवेशन और ग्राफ कल ही कर पाएंगे, ठीक है, इसको रीड कर लेना यहाँ तक।